द भोपाल गैस ट्रेजेडी। दोस्तों 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 9 बजे भोपाल में पेस्टिसाइड प्लांट से एक गैस लीकेज होना शुरू होती है। वर्कर्स देखते हैं कि एक पाइप से लिक्विड सा कुछ टपक रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो सोचते हैं कि इतने बड़े प्लांट में छोटे लीकेज होते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद करीब रात 11 बजे वर्कर्स की आंखें जलने लगती हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और खांसी होना शुरू होती है। अगले 2 घंटों में ये गैस आसपास के घरों पर इफेक्ट करती है और उसी वक्त हजारों लोग मारे जाते हैं। द रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्लांट में गलती किसकी थी? कंपनी के ओनर की, वर्कर की, या फिर खुद इंडियन गवर्नमेंट की? आइए जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट को आज के इस वीडियो में। Poison gas leak in the city of Bhopal. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people. Let us learn during this time to forgive. It's very important that no bitterness, no anger dwells in our hearts. 35 साल पहले मौत के उस खौफनाक मंजर को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 1969 में यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी भोपाल में अपना एक प्लांट खोलती है, जिसका काम एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड केमिकल को प्रोड्यूस करना है। इंडिया में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। करीब 49% इन्वेस्टर थे इस कंपनी के साथ। इनके प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल गैसेस, कार्बन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोकेमिकल का बनाना होता था। इसके अलावा ये कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए बाहर की कंट्री से एक खतरनाक गैस MIC यानी मीथाइन आइसोसाइनाइड को इंपोर्ट करवाते थे और ये कंपनी मार्केट में ऊंचाइयां छूने लगी। देखते ही देखते साल आता है 1980। यूनियन कार्बाइड के सामने और भी बहुत केमिकल बनाने वाली कंपनीज आ जाती हैं, जो इससे भी चीप प्राइसेस में केमिकल बेचने लगती हैं और UCIL को बहुत लॉस होने लगता है। जिसके बाद UCIL ने MIC को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय भोपाल में ही मैन्युफैक्चर करने का सोचा। UCIL ने अगले 10 दिनों में काम करना शुरू भी कर दिया, जिसकी परमिशन खुद इंडियन गवर्नमेंट ने दी, ये जानते हुए भी कि केमिकल्स को मिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन UCIL को फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इसकी सेल्स पहले से भी ज़्यादा नीचे गिरने लगी, कॉस्ट कटिंग होने लगी और बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया और कुछ बचे वर्कर्स की सेफ्टी को इग्नोर किया जाने लगा। जहां 10 वर्कर्स की ड्यूटी होती है, वहां सिर्फ 5 वर्कर्स रखे हैं, जिस वजह से एक आदमी की डेथ भी हो गई इस MIC से। अब ये सब होने के बाद जर्नलिस्ट राजकुमार केशवनी जी को इस कंपनी के बारे में शक होने लगा। इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तक को बता दिया, लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक्चुअली इन्होंने बताया कि इस कंपनी में MIC को बनाने का सही ढंग नहीं अपनाया जाता। एक MIC को स्टोर करने के लिए 3 टैंक्स चाहिए होते हैं, E610, E611 और E619। अब E610 और E611 को 70% तक MIC से भरना होता है। बाकी 30% MIC को कंप्रेस करने के लिए इसमें नाइट्रोजन डाली जाती है और लास्ट टैंक E619 को इमरजेंसी के लिए छोड़ना होता है। लेकिन UCIL में सब उल्टा ही हो रहा था। पहले दोनों टैंक्स को MIC से फुली भर दिया गया और इमरजेंसी वाले टैंक में भी MIC डाल दी गई। ये सब तो हुआ ही, इसके अलावा इन टैंक्स की पाइप को रेगुलर चेक करके ठीक ना करना, टैंक के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ना कोई फैसिलिटी और ना ही कोई इमरजेंसी अलार्म रखना। इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर खतरनाक इंसिडेंट ना हो तो क्या होगा? फिर 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात आई, जब वर्कर्स पाइप चेक करने के लिए इसमें पानी डालते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा। वर्कर्स ये सब अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र कहता है कि पानी चलने दो, दूसरी शिफ्ट वाले वर्कर्स इसे बंद कर देंगे। अब दूसरी शिफ्ट वाले वर्कर्स आते हैं और पानी बंद करने लगते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि पाइप्स के बीच पानी बंद करने के लिए एक स्पेशल स्टॉपर होता है, लेकिन पाइप का स्टॉपर सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब पानी टैंक E610 के अंदर बहुत तेज़ी से जाने लगता है और हम जानते हैं MIC प्लस वाटर एक खतरनाक रिएक्शन होता है, जो हवा के साथ भी रिएक्ट करती है क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर होता है। और वही हुआ, ऊपर का कंक्रीट फटने लगता है और E610 टैंक की पाइप से गैस निकलना शुरू होती है
वर्कर्स बहुत कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। करीब रात 1 बजे ये गैस पूरे भोपाल में फैल जाती है। लोग खांसना शुरू कर देते हैं, आंखें जलने लगती हैं और हर कोई इधर उधर भागने लग रहा है। कुछ लोग तो सोते हुए मारे जाते हैं। ज़्यादा बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स को इस गैस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। सुबह देखते हैं कि हर तरफ इंसानों, जानवरों और परिंदों की लाशें दिखाई देती हैं। करीब 20,000 लोग मारे जाते हैं इस ट्रेजेडी में। अगले ही दिन कंपनी के CEO वैरेन एंडरसन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जहां इन्हें जेल में बंद करने के बजाय कंपनी के ही एक रूम में बंद किया जाता है और कुछ घंटों के बाद ये खुफिया तरह से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। लोग कोर्ट में अपना इंसाफ चाहते हैं, जिसके बाद साल 1989 में यूनियन कार्बाइड इंडियन गवर्नमेंट को करीब $470 मिलियन देती है। लेकिन भोपाल के लोग पैसे नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट फिर से कोर्ट में केस ओपन करती है यूनियन कार्बाइड और वैरेन एंडरसन के खिलाफ। लेकिन तब तक वैरेन एंडरसन की नेचर तरह से साल 2014 में डेथ हो चुकी थी। भोपाल के लोगों की जनरेशन अगर देखें तो आज भी बहुत बच्चे लंगड़े और अंधे पैदा हो रहे हैं। अब सरकार को सेफ्टी के बारे में तो पता चल चुका था, मगर बहुत लेट। इंडियन गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज के लॉ बनाए, इन्वायरमेंट लॉ और खास सेफ्टी के लॉ बनाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।